खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा करने का बड़ा दावा किया। टीटीपी एक आतंकी संगठन है। उसने दावा किया कि उसके हजारों लड़ाकों ने चित्राल जिले को चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। माना जा रहा है कि अब टीटीपी पाकिस्तान के कई दूसरे इलाकों की तरफ भी बढ़ सकता है और जल्द ही उसके कब्जे में पाकिस्तान के कई हिस्से आ सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी संगठन अपने रास्ते में आने वाले पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुन कर मारता है। उसने पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना और वहां की पुलिस पर हमले किए हैं, लेकिन इस बार तो उसने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर ही कब्जा करने का दावा कर दिया। टीटीपी के मुताबिक इस हमले से डरकर पाकिस्तान की सेना ने उसके लड़ाकों के आगे घुटने टेक दिए और इस दौरान टीटीपी ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मारने और करीब 100 जवानों को बंधक बना लेने का भी दावा किया। टीटीपी के मुताबिक उसके हजारों लड़ाकों ने चित्राल जिले को घेर लिया, जिससे घबराकर पाकिस्तान की सेना ने हार मान ली और इस तरह उसने अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक बसे खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान के मीडिया को चित्राल में टीटीपी के हमले से जुड़ी खबरें न दिखाने का निर्देश दिया गया। टीटीपी ने बाद में यह भी दावा किया कि इस जिले के ज्यादातर लोग उसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से ऊब चुके हैं। एक दिन पहले ही इस आतंकी संगठन के लड़ाकों ने कब्जे का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने सेना के कई कैंपों को निशाना बनाया, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान की सेना और पुलिस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसका इरादा न सिर्फ चित्राल पर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जा करने का है। और इसीलिए टीटीपी के लड़ाके बार बार पाकिस्तान के इस प्रांत को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक है और अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान पाकिस्तान के इस हिस्से को अपना बताते हैं। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच तनातनी भी रहती है। कहा जाता है कि तालिबान सरकार इस काम में टीटीपी के लड़ाकों की पूरी मदद करती है ताकि वो उसका सपना पूरा कर सके। यही नहीं, इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और वहां शरिया कानून लागू करवाना है। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अरब लड़ाकों और अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लड़ाई में आईएसआईएस के आतंकियों की एंट्री की खबर है। बताया गया कि अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने आईएसआईएस के आतंकियों को जंग में उतार दिया है। एसडीएफ सीरिया का एक विद्रोही गुट है जो कई साल से वहां की सरकार से जंग लड़ रहा है। इस गुट में कई विद्रोही गुट शामिल हैं और अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था। लेकिन 27 अगस्त को संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद एसडीएफ में फूट पड़ गई थी, जिसके बाद उसमें शामिल गुट आपस में ही लड़ने लगे। इसी बीच अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने बड़ी संख्या में आईएसआईएस के आतंकियों को जंग के मैदान में उतार दिया। ये वो आतंकी हैं जिन्हें सीरिया में अमेरिका की सेना ने एसडीएफ के साथ मिलकर पकड़ा था, जिन्हें अरब लड़ाकों से लोहा लेने के लिए एसडीएफ ने जंग के मोर्चे पर तैनात कर दिया। मतलब अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ ने अरब लड़ाकों के खिलाफ आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन आतंकियों को सीरिया के देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने की खबर है जहां अरब लड़ाके एसडीएफ के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। सीरिया के अल हस्का प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रात के वक्त एसडीएफ की कई बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से गुजरती दिखाई दी। सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि उन गाड़ियों में आईएसआईएस के आतंकी थे, जिन्हें अरब लड़ाकों के खिलाफ देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने के लिए ले जाया गया जहां वो पिछड़ते जा रहे हैं। इस बीच एसडीएफ ने सीरिया के देर जोर प्रांत में के कई गांवों को अरब लड़ाकों से छुड़ाने का दावा कर दिया, जबकि कुछ रोज पहले ही अरब लड़ाकों ने उन गांवों से एसडीएफ लड़ाकों को खदेड़ने और वहां कब्जा करने का दावा किया था, जिसके बाद से वहां एसडीएफ और अरब लड़ाकों के बीच भीषण जंग छिड़ी थी। कई दिनों की जंग के बाद कुर्द समुदाय के दबदबे वाले विद्रोही गुट एसडीएफ ने देर जोर प्रांत के उन गांवों पर दोबारा कब्जा करने का दावा किया जहां अरब लड़ाकों ने अपने पैर जमा लिए थे। उसका दावा है कि देर जोर में चलाए गए इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अरब लड़ाकों की मौत हो गई। और एसडीएफ की तरफ से यह भी दावा किया गया कि देर अज़ोर प्रांत से अरब लड़ाकों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया, जबकि सीरिया का देर जोर प्रांत अरब लड़ाकों का गढ़ माना जाता है और 27 अगस्त को एसडीएफ के खिलाफ बगावत करने के बाद अरब लड़ाकों ने इस प्रांत के कई हिस्सों और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया था। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया के देर जोर प्रांत से कुर्दों के दबदबे वाले विद्रोही गुट एसडीएफ के लड़ाके अरब लड़ाकों के परिवार वालों को वहां से भगाने और गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे। अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल एसडीएफ का ही हिस्सा था, लेकिन इस संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद इसके लड़ाके भड़क गए, जिसके बाद सीरिया की सरकार के खिलाफ कई साल से जंग लड़ रहे विद्रोही गुट एसडीएफ में फूट पड़ गए। अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ बगावत का झंडा उठा दिया। तभी से इन गुटों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। सीरिया का देर जोर प्रांत अरब लड़ाकों का गढ़ है, लेकिन एसडीएफ ने पूरे प्रांत से उन्हें खदेड़ने का दावा किया। यही नहीं, तुर्की के मीडिया के मुताबिक अरब लड़ाकों को खदेड़ने के बाद एसडीएफ के लड़ाके उनके परिवार वालों को भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
आरोप है कि देर एज़ ज़ोर प्रांत के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में मौजूद अरब लड़ाकों के गांवों को खाली कराने के लिए एसडीएफ के लड़ाके वहां बमबारी कर रहे हैं। तुर्की का दावा है कि एसडीएफ के हमले से डरकर अरब लड़ाकों के कई गांव खाली हो चुके हैं। इधर सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोही गुट एसडीएफ के खिलाफ जंग लड़ रहे अरब लड़ाकों की मदद करने का ऐलान कर दिया। सीरिया की सरकार को रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि अमेरिका की मदद से एसडीएफ ने पिछले कई साल से बशर अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ रखी है। और अरब लड़ाकों का संगठन देर एज़ ज़ोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फूट पड़ने की वजह से एसडीएफ कमजोर पड़ गया, जिसे सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने एक मौके की तरह लिया। रूस के मीडिया ने यह दावा किया कि कमजोर पड़ते एसडीएफ को सीरिया से उखाड़ फेंकने के लिए बशर अल असद की सरकार ने अरब लड़ाकों को मदद देने का ऐलान कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके पीछे रूस और ईरान की सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये दोनों मुल्क अमेरिका को किसी भी कीमत पर सीरिया में ताकतवर नहीं होने देना चाहते। इसीलिए सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुट एसडीएफ के खिलाफ लड़ रहे अरब लड़ाकों को समर्थन देने के साथ उन्हें हथियारों से लैस करने की भी हुंकार भर दी। और अरब लड़ाकों से पिछले कई दिनों से जंग लड़ रहा एसडीएफ एक विद्रोही गुट है, जिसे अमेरिका ने सीरिया में छिड़े गृह युद्ध में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गुटों को मिलाकर खड़ा किया था। इसका मकसद रूस और ईरान के समर्थन वाली सीरिया की सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे खड़ा करने के पीछे अमेरिका का असली मकसद सीरिया के तेल कुओं पर कब्जा करना था। तेल के ये भंडार इराकी सीमा के पास पूर्वी सीरिया के देर एज़ ज़ोर और उससे लगने वाले इलाकों में मौजूद है। लेकिन 2010 में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद तेल के उन कुओं पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया था। दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुटों को मिलाकर 2015 में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खड़ा किया था। कुर्द लड़ाकों के दबदबे वाले इस संगठन में सीरिया, अरब, तुर्की और चेचनिया के लड़ाकों के कई गुट शामिल हैं, जो पिछले कई साल से बशर अल असद की सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सीरिया का आरोप है कि एसडीएफ की मदद से अमेरिका उसके पूर्वी हिस्से में मौजूद तेल कुओं पर कब्जा कर चुका है। इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते दिखाई दिए। पहाड़ से लगातार गिरते पत्थरों की चपेट में वहां से गुजर रहा एक ट्रक आ गया। गनीमत ये रही कि उसमें बैठे लोग समय रहते उससे बाहर आ गए, वरना वो लोग पहाड़ से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आ सकते थे। किन्नौर से जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए। थोड़ी देर बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एक पत्थर तो सड़क किनारे खड़े उस ट्रक से भी टकरा गया, जिससे उसमें लदे सेब सड़क पर फैल गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया और जो लोग जहां थे वहीं ठहर गए, क्योंकि पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से पहाड़ से आए मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर ब्राजील में आए तूफान की वजह से 27 लोगों की जान चली गई, जबकि 1,500 से ज्यादा लोगों के बेघर होने की खबर सामने आई। तूफान की वजह से वहां हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे ब्राजील में कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां के 60 से ज्यादा शहर बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां हर तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। वहां की नदियां उफान पर आ गई। वहां के ताकवारी शहर में तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि वहां सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। कई जगह लोग फंस गए और उनकी जान पर बनाई, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम सुरक्षित निकालने में जुट गई। कई जगह सड़कों पर नदी बहती हुई नजर आई और वहां खड़ी गाड़ियों को पानी ने कबाड़ में तब्दील कर दिया। विनाशकारी बाढ़ में कई परिवार खत्म हो गए। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश चिली भूकंप के तेज झटकों से कांप गया। वहां आए भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई। वहां के एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भूकंप की डरा देने वाली कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वहां रखा फर्नीचर और पौधे भी तेज झटकों की वजह से हिलने लगे, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। ऐसी एक तस्वीर वहां के एक स्टोर से भी सामने आई, जिसमें स्टोर का सामान यहां वहां बिखरा नजर आया। बताया गया कि भूकंप का केंद्र चिली के कोकिम्बो के दक्षिण पश्चिम में 41 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी तरह के बड़े नुकसान या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि चिली प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैले रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां करीब 450 और दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उधर ग्रीस में तूफान के बाद हुई जबरदस्त बारिश ने भयंकर तबाही के निशान छोड़े। ग्रीस में डैनियल नाम का तूफान आया, जिसने ग्रीस की सूरत ही बिगाड़ दी। इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए, क्योंकि डैनियल तूफान ने ग्रीस में उथल पुथल मचाकर रख दी। एक दिन में वहां इतनी बारिश हुई जितनी किसी जगह पूरे साल में होती है। नतीजा ये हुआ कि ग्रीस में सड़कें गायब हो गईं और शहर समंदर में बदल गए। तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ गिर गए, सड़कों पर लहरें ऐसे बहीं जैसे सब कुछ अपने अंदर समा लेंगी। जगह जगह मकान गिर गए, गाड़ियां तो यहाँ वहां ऐसी पड़ी नजर आईं जैसे छोटा मोटा सामान हो। ग्रीस में यह हालात ऐसे समय में हुए जब उसके एक हिस्से में जंगलों में आग लगी हुई है, और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीस में ये सारी उथल पुथल जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई। एक तरफ उसके जंगलों में आग लगी, दूसरी तरफ वहां डैनियल तूफान ने तबाही मचा दी।
और वो भी ऐसी तबाही जैसी ग्रीस ने कभी सोची भी नहीं होगी। ग्रीस में डैनियल तूफान आयोनियन सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से आया। आयोनियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है और ग्रीस के पश्चिमी हिस्से में, जहां भूमध्य सागर के गर्म पानी की भाप ने बादलों की मोटी चादर बना ली, जो तूफान के बाद सेंट्रल ग्रीस पहुंचे और 24 घंटे में वहां 750 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। यानी ग्रीस में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि इससे पहले 24 घंटे में ग्रीस में सबसे ज्यादा बारिश 2020 में हुई थी, जो 654 मिलीमीटर थी। इधर हाइक्यू नाम के तूफान की वजह से दक्षिणी चीन में तीसरे दिन भी हालात खराब रहे। वहां फुजियान प्रांत में आसमान से बेहिसाब पानी बरसा, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें फुजियान की सड़कों पर हर तरफ मटमैला पानी नजर आया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कों पर चलने वाली सैकड़ों गाड़ियां रास्तों पर जगह जगह फंस गईं। उन गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग धक्का लगाकर एक ट्रक को पानी से बाहर निकालते नजर आए। तूफान के दौरान आसमान से गिरे बेहिसाब पानी की वजह से वहां कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं सामने आई। फुजियान का लगभग हर इलाका हाइक्वी तूफान की गिरफ्त में दिखाई दिया। हालांकि चीन में दस्तक देने से पहले हाइक्वी तूफान ने ताइवान के भी कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी। जब ये तूफान 3 सितंबर को ताइवान के तट से टकराया था तो वहां हाहाकार मच गया था, क्योंकि जब ये तूफान ताइवान के तट से टकराया तो उसकी रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक हाइक्वी तूफान की शुरुआत दक्षिण चीन सागर से हुई। इसके बाद उसने ताइवान के दक्षिण इलाके में जमकर कोहराम मचाया और फिर आगे बढ़ते हुए तूफान चीन के दक्षिणी इलाकों पर कहर बनकर टूटा और इसका सबसे ज्यादा असर चीन के फुजियान प्रांत में दिखा। वहां तूफान की वजह से आई बाढ़ के बाद करीब 3 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। लेकिन चीन के मौसम विभाग की माने तो ये तूफान अभी और तबाही मचा सकता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में इसके चीन के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने की आशंका जताई गई। उधर अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबकी सांसें अटका दी। वहां जंगल में लगी आग के बीच एक पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए धधकते जंगल में न सिर्फ घुसा बल्कि उसने कई लोगों की जान भी बचा ली। ये वीडियो 18 अगस्त का बताया गया, जो अब सामने आया। और उस वीडियो में वो पुलिस वाला जंगल में लगी भीषण आग के बीच लोगों का रेस्क्यू करता दिखा। अमेरिका के वॉशिंगटन से जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिस वाला एक आदमी को जंगल की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो आदमी नहीं माना और अपने पालतू जानवरों को बचाने की बात कहते हुए जल रहे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके बाद वो पुलिस वाला भी गाड़ी से उसके पीछे जाने लगा। वीडियो में वो जल रहे जंगल के बीच से गुजरता दिखा। सड़क के दोनों तरफ जलते हुए कई पेड़ दिखे। पेड़ों से आग की चिंगारी और लपटें उठती नजर आईं। धुएं की वजह से वहां कुछ भी देख पाना मुश्किल था, लेकिन इसके बाद भी वो जंगल को पार करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। इसके बाद वो वहां मौजूद लोगों से पीछे हटने की अपील करता दिखाई दिया, क्योंकि वहां के जंगल में जो आग लगी थी वो कुछ ही दिनों में हजारों एकड़ के दायरे में फैल गई और उस आग की वजह से कई दिनों तक वॉशिंगटन राज्य के प्रशासन की सांसें फूली रही, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही थी। वॉशिंगटन प्रशासन के मुताबिक जंगल में यह आग 18 अगस्त को लगी थी और पुलिस वाले का लोगों के रेस्क्यू करने का वीडियो भी उसी दिन का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को जंगल में लगी आग कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, मतलब आसमान से बिजली गिरने या फिर गर्मी की वजह से वहां आग नहीं भड़की थी, बल्कि ये इंसानों की वजह से लगी थी। हालांकि सही वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन इस आग ने वहां के जंगल के साथ साथ उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ज्यादातर हिस्सों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इससे वहां 10,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई और 100 से ज्यादा मकान जल गए। इस घटना में एक आदमी के मरने की भी खबर है। इस बीच यरूशलेम में फिलिस्तीन के लोगों के शरणार्थी कैंप में हिंसा भड़क गई। इस कैंप का नाम शुआफात कैंप, जहां आधी रात को बवाल हुआ। बताया गया कि उस कैंप में रहने वाले लोग और इजराइल की सेना के जवानों के बीच भिड़ंत हो गई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीन के 4 लोगों ने इजराइल के सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद आधी रात को यरूशलेम के शुआफात कैंप में जबरदस्त बवाल हुआ। धमाके तक हुए, जिनकी तस्वीरें देखकर लगा कि आसमान में आतिशबाजी हो रही हो, जिसमें एक के बाद एक लगातार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। इजराइल की सेना ने दावा किया कि शुआफात कैंप में रहने वाले 4 फिलिस्तीनी नागरिकों ने उन पर हमला किया, उन पर पथराव किया, बम फेंके और गोलियां दागी, जिसके बाद यरूशलेम के इस कैंप के नजदीक बना चेक पॉइंट बंद कर दिया गया, क्योंकि यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में बना यह कैंप फिलिस्तीन के शुआफात इलाके के नजदीक है और इजराइल में फिलिस्तीन के लोगों का इकलौता शरणार्थी कैंप है। यानी इजराइल के जिस शरणार्थी कैंप में बवाल हुआ वो सीमा के नजदीक है और उसमें रहने वाले लोग फिलिस्तीन के, जिन पर इजराइल की सेना ने हमला करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूर्वी यरूशलेम में तनाव बढ़ गया। इस कैंप में जबरदस्त बवाल हुआ, क्योंकि शुआफात कैंप इजराइल का कोई साधारण शरणार्थी कैंप नहीं, बल्कि पूरे इजराइल में फिलिस्तीन के लोगों का इकलौता शरणार्थी कैंप है, जिसे 1948 के युद्ध के दौरान बनाया गया था, जिसमें इजराइल की 48 अलग अलग जगहों से आए शरणार्थियों को रखा गया। 1964 में शरणार्थियों के सामने वहां से जाने का विकल्प रखा गया, लेकिन वो नहीं गए और 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने शुआफात कैंप पर कब्जा कर लिया। हालांकि कैंप के शरणार्थियों के पास यरूशलेम का पहचान पत्र और विशेषाधिकार है,
उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें वहां के शिया और सुन्नी समुदाय से जुड़े कई लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद वहां तनाव बढ़ गया क्योंकि शिया और सुन्नी समुदाय के लोग वहां एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग लाठियां लेकर एक दूसरे पर वार करते नजर आए। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पाकिस्तान की पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भड़के हुए लोग पुलिस के सामने ही नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों की एक न सुनी और उनके सामने ही दोबारा आपस में भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने बीच बचाव करने आए पुलिस वालों को भी खदेड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये झड़प उस वक्त हुई जब शिया समुदाय के लोग करबला की यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया जिससे हिंसा भड़क गई। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए और इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ। इस बीच अमेरिका ने टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास अमेरिकी फौज के हथियार होने के आरोपों को नकार दिया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया था कि टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज के काफिले पर जो हमले किए उनमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दावे के मुताबिक ये वही हथियार थे जिन्हें अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से जाते वक्त छोड़ गई थी। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर के इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया और ये दलील दी गई कि उसके छोड़े हथियार अफगानिस्तान की सेना को अपनी सुरक्षा के लिए दिए गए थे। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान पर नाराजगी भी जताई। साथ ही उन्हें ये नसीहत भी दी कि पाकिस्तान को अपने और टीटीपी के झगड़ों का ठीकरा दूसरे देशों पर फोड़ना बंद कर देना चाहिए, वरना उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं पाकिस्तान में बिजली की किल्लत इस कदर बढ़ गई कि वहां बाजार बंद करने की नौबत आ गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने सूरज डूबते ही दुकानों पर ताला लगाने का फरमान जारी कर दिया ताकि बिजली की खपत में कटौती की जा सके। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान में अक्टूबर से शाम होते ही दुकानें बंद कर दी जाएंगी, जिसका ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। दावे के मुताबिक पाकिस्तान में इसी तरह फरवरी महीने तक रात में दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी ताकि बिजली बचाने में आसानी हो। वहां की जनता पहले से ही बिजली की कमी से जूझ रही है, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ईरान से भी मदद की गुहार लगा चुकी है और अब उसने रात के वक्त तमाम दुकानों को बंद करने का फरमान सुना दिया ताकि लोगों को बिजली मिलने में आसानी हो सके। उधर पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। वहां के सिंध प्रांत की सरकार ने फैसला लिया कि अगर वहां के किसी बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाने से उसके घर वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें जेल की सजा सुना दी जाएगी। क्योंकि लगातार पोलियो का शिकार होते बच्चों की हालत देखकर पाकिस्तान की सरकार के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अगर वहां किसी ने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से रोकने की कोशिश की तो उन्हें 50,000 पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें जेल की सजा तक सुनाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल पाकिस्तान में पोलियो की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई। इसके बावजूद वहां के लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से इनकार कर दिया। यही वजह रही कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये फैसला लिया। इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज के अध्ययन के लिए निकले अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की पहली सेल्फी लेने और उसे धरती पर भेजने की जानकारी दी। इसरो ने यह भी बताया कि अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी और चंद्रमा की भी एक तस्वीर भेजी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसने अंतरिक्ष में जाने के बाद अपनी पहली सेल्फी खींची। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 ने यह बताने के लिए अपनी तस्वीर भेजी कि वो सही रास्ते पर है और उसके सभी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि यह तस्वीर 4 सितंबर को खींची गई थी, जिसमें अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उसने एक ऐसी तस्वीर भी भेजी जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ नजर आ रहे हैं। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद अगले साल 6 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। अंतरिक्ष में ये एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता और उसी पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा। उधर भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जापान ने भी चांद पर चंद्रयान भेजा। जापान ने सुबह सुबह अपना चंद्रयान रवाना किया और मून मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। जापान को इस उपलब्धि के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने बधाई दी, क्योंकि जापान मून मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। जापान का H2A रॉकेट वहां के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से उड़ा और अपने साथ एक नया एक्सरे टेलीस्कोप और लैंडर ले गया। जापान के लैंडर को स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून या स्लिम भी कहा जा रहा है और इस लैंडर की खासियत यह है कि वो चांद पर जहां चाहे वहां लैंडिंग कर सकता है। यानी चांद के जिस साउथ पोल पर भारत के लैंडर विक्रम ने उतरकर इतिहास रच दिया, जापान वहां पहुंचने के चक्कर में। वैसे जापान का यह पहला मून मिशन है जिसके लॉन्च पर इसरो ने उसे बधाई दी। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर चर्चा में आई महसा अमीनी के पिता का इंटरव्यू करने वाली नाजिला मारफियान नाम की रिपोर्टर ने जेल में यौन शोषण का आरोप लगाया। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की पुलिस ने पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई।
जिसके बाद पूरे ईरान में जबरदस्त हिंसा भड़क गई थी और वहां के कई शहरों में लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए थे। उन प्रदर्शनों के बीच नाजिला मरूफियान नाम की रिपोर्टर ने महसा अमीनी के पिता अमजद अमीनी का इंटरव्यू किया था, जिसके बाद से ही वो ईरान की पुलिस के निशाने पर है और उन्हें हाल ही में चौथी बार गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। इस बीच नाजिला मारूफियान ने जेल में यौन शोषण का आरोप लगाया। यही नहीं, खबर है कि उन्होंने इसके विरोध में जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिन पहले ही ईरान की पुलिस ने महसा अमीनी के चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान पर विवादित इलाके के करीब सैन्य तैनाती पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। साल 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहे अर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और बीते 30 साल से सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और इस बीच अर्मेनिया ने एक बार फिर अजरबैजान पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा दिया। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के मुताबिक अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख नाम के इलाके के करीब सैन्य तैनाती बढ़ाकर अर्मेनिया को उकसाने की कोशिश की। नागोर्नो कराबाख वही इलाका है जिसके लिए दोनों देश एक दूसरे से भिड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं और इसे लेकर कई बार खूनी लड़ाई तक लड़ चुके हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान अक्सर एक दूसरे की सेनाओं पर बॉर्डर के करीबी इलाकों में हमले के आरोप भी लगाते आए हैं, लेकिन अर्मेनिया के उकसावे के आरोप को अजरबैजान ने झूठा और सियासी बताया। इधर उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जान जाने का डर सताने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने मऊ जिला कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी जान को खतरा बताया। मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में हिस्सा लिया और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस दौरान उसने कोर्ट के सामने ये डर जाहिर किया कि उसे जेल में ही ठिकाने लगाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने आशंका जताई कि सोनभद्र से बांदा जेल में ट्रांसफर होकर आए एक सिपाही के जरिए उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। यही वजह रही कि मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी इसी तरह की आशंका जता चुका है और एक बार फिर उसे ये डर सताने लगा कि जेल के अंदर ही उसकी मौत की साजिश रची जा सकती है, जिससे बचने के लिए उसने कोर्ट से उसकी सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर डाली। इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग सरेआम एक लड़के को पीटते दिखाई दिए और वहां पर मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। आरोप लगा कि पुराने विवाद में उस लड़के के पड़ोसी ने ही साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और जो वायरल वीडियो सामने आया उसमें वो लोग उस लड़के को दौड़ाकर पीटते नजर आए। आरोप लगा कि इससे पहले उन लोगों ने उस लड़के पर फायरिंग भी की थी जिसमें वो बच गया और जब वो लड़का उन लोगों से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा तो आरोपियों ने उसे दौड़ा दिया और उस इलाके की एक गली में उसे दोबारा घेर लिया। शोर शराबा सुनकर उस गली में रहने वाले लोग भी बाहर निकल आए, लेकिन कई मोटरसाइकिलों से आए वो आरोपी उन लोगों के सामने भी उस लड़के की पिटाई करते रहे। काफी देर तक उसे पीटने के बाद आरोपी उसे जबरदस्ती अपनी एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर भाग निकले। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया जिसमें जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर नशे की हालत में हंगामा करने और पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन डॉक्टरों पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने उन डॉक्टरों की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से बरेली के इज्जत नगर इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हंगामे और बवाल की जानकारी पर वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए जिन्होंने भीड़ के चंगुल से उन डॉक्टरों को छुड़ाया। आरोप है कि उन डॉक्टरों ने नशे की हालत में न सिर्फ कुछ लोगों से मारपीट की बल्कि उन्होंने एक कार सवार पर भी हमला कर दिया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब वहां गश्त कर रहे पुलिस वालों से भी तीनों डॉक्टर भिड़ गए। आरोप है कि उन तीनों ने मिलकर उनसे मारपीट भी की जिससे उनकी वर्दी फट गई। बाद में सड़क पर बढ़ते बवाल को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई जिन्होंने हंगामा कर रहे डॉक्टरों की जमकर पिटाई कर दी। उधर ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सख्ती दिखाई। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ब्रिटेन में किसी भी तरह का कट्टरवाद मंजूर नहीं किया जाएगा। बीते कुछ महीनों में ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और वहां भारतीय दूतावास पर भी हमले किए, जिसके बाद भारत ने ब्रिटेन से खालिस्तान समर्थकों पर सख्त एक्शन लेने और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले एक इंटरव्यू में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ शब्दों में कह दिया कि विरोध करने का मतलब ये नहीं कि उसके नाम पर हिंसा फैलाई जाए। उन्होंने भारत सरकार को भरोसा दिया कि अलगाववादी और हिंसक विचारधारा से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत के साथ मिलकर काम करेगी। इसी साल मार्च महीने में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था। उधर ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस शहर को चलाने वाली बर्मिंघम सिटी काउंसिल के मुताबिक उसके ऊपर करोड़ों का बकाया है और इसीलिए वो ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में अब खर्च करने की हालत में नहीं है। बर्मिंघम शहर को चलाने वाली बर्मिंघम सिटी काउंसिल के मुताबिक पिछले कई साल से उसने जितनी आमदनी नहीं की उसे कहीं ज्यादा उसने खर्च कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके ऊपर करोड़ों पाउंड का बकाया हो गया। ऐसी स्थिति में बर्मिंघम प्रशासन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। यही नहीं, उसने शहर में सभी गैर जरूरी खर्चों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का भी ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इस शहर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पिछले कई महीने से वेतन भी नहीं मिला। लंदन के बाद ब्रिटेन के इस सबसे बड़े शहर ने पिछले साल ही कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इधर दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। पूरी राजधानी को एक किले में तब्दील कर दिया गया।
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। सुरक्षा में तैनात जवान नाव से और ट्रैक्टर पर बैठकर पेट्रोलिंग करते दिखे, ताकि दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन में किसी तरह की गड़बड़ी न पैदा हो। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान नाव में बैठकर यमुना नदी में गश्त लगाते दिखे। वहीं एक दूसरे वीडियो में दिल्ली के राजघाट इलाके में कुछ पुलिसकर्मी यमुना नदी के किनारे ट्रैक्टर के साथ नजर आए। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक G20 सम्मेलन की सुरक्षा और निगरानी के लिए कई ट्रैक्टर किराए पर लिए गए हैं। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम कर दिए गए। इस बीच दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा के लिए मोबाइल थाने का इंतजाम कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का यह मोबाइल थाना एक चलता फिरता पुलिस स्टेशन है, यानी दिल्ली के आम लोगों को अब थाने पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि थाना खुद उनके पास चलकर पहुंचेगा, जिसमें उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस G20 सम्मेलन को लेकर पूरी तरह सतर्क है। पुलिस के ज्यादातर जवान सड़कों पर सुरक्षा में लगे हैं। ऐसे में पुलिस थानों में स्टाफ बेहद कम है। लोग अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवा पा रहे। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मोबाइल थाने का यह अनोखा तरीका निकाला। एक कॉल मिलते ही ये मोबाइल थाना एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर ये घूमता रहेगा। इस थाने की खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी, बल्कि जरूरत के वक्त आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को इस मोबाइल थाने का इंचार्ज बनाया गया है। इधर दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए खास कंट्रोल रूम बनाया गया, जिससे 24 घंटे सड़कों पर निगरानी की जाएगी और काफी दूर से ही हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। क्योंकि दिल्ली के जिस होटल में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ठहरेंगे उसे सुरक्षा कवच में तब्दील कर दिया गया। साथ ही उस होटल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। लेकिन उस होटल और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिसमें 24 घंटे सड़कों पर हो रही गतिविधियों पर कैमरे के जरिए बारीकी से निगरानी की जाएगी। ये हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, और जिसमें हम वेरियस सर्विसेज को यहाँ से हम कवर करते हैं। ये भी बताया गया कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर हाईटेक कंट्रोल रूम वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर देगा। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी गई, जो किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में सुरक्षा कर्मियों की मदद के लिए बनाया गया। बताया गया कि एयरपोर्ट से मेहमानों के ठहरने वाली जगह तक 24 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके जरिए दुश्मनों की किसी भी साजिश को आसानी से नाकाम किया जा सकेगा। क्योंकि दिल्ली में G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की टीम एयरपोर्ट के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात करती नजर आई। बताया गया कि एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के ठहरने वाली जगह तक 24 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए, जो 10 किलोमीटर की रेंज से किसी भी तरह के ड्रोन को ट्रैक कर उसे जमीन पर गिरा सकते हैं। उधर यूरोप के देश बेलारूस ने देश छोड़कर गए नागरिकों के पासपोर्ट रिन्यू करने पर रोक लगा दी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने दूतावासों को आदेश दिया कि बेलारूस से बाहर रहने वाले नागरिकों को पासपोर्ट जारी करना बंद कर दें, जबकि अब तक बेलारूस से बाहर दूसरे देश में रहने वाले नागरिक वहां मौजूद बेलारूस के दूतावास से नया पासपोर्ट बनवा सकते थे या रिन्यू करवा सकते थे। लेकिन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के नए आदेश के बाद नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए बेलारूस आना जरूरी होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 3 साल में 3 लाख बेलारूस के नागरिकों ने देश छोड़ दिया। इनमें ज्यादातर पड़ोसी देश पोलैंड और लिथुआनिया में जाकर बस गए। नेटो के सदस्य इन दोनों देशों की सीमा बेलारूस से लगती है। दोनों ही देश बेलारूस को कट्टर दुश्मन मानते हैं। लुकाशेंको के विरोधियों ने पासपोर्ट पर बैन के फैसले को तानाशाही बता दिया। 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ हिंसा भड़कने के बाद उनके विरोधियों पर सख्ती बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद लाखों लोगों ने बेलारूस छोड़ दिया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस के मिसाइल हमले को राष्ट्रपति पुतिन की बौखलाहट और हार का नतीजा बता दिया। एक रोज पहले रूस ने डोनेस्क प्रांत के एक बाजार पर बेहद खतरनाक मिसाइल गिरा दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाजार में लोग घूमते और खरीदारी करते दिखे। लेकिन तभी तेज आवाज के साथ रूस की एक खतरनाक मिसाइल बाजार के बीचों बीच जाकर गिर गई। मिसाइल गिरने के बाद वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद वहां हर तरफ तबाही नजर आने लगी। जिस जगह मिसाइल गिरी वहां से काला धुआं और आग की लपटें उठती नजर आईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को पुतिन की बौखलाहट का नतीजा बता दिया। Росіяни б'ють по цивільним людям і цивільним об'єктам. यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उधर यूक्रेन दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वहां की जमीन से यूक्रेन की बड़ी मदद का ऐलान किया। जंग के दौरान अमेरिका यूक्रेन को कई बार आर्थिक पैकेज दे चुका है। यही नहीं, जंग शुरू होने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने चौथी बार यूक्रेन का दौरा किया, यानी वो चौथी बार उस जगह पहुंचे जहां पुतिन अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही नहीं, एंटनी ब्लिंकन के यूक्रेन दौरे के दौरान ही रूस ने वहां एक बड़ा मिसाइल अटैक भी कर दिया।
लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने न सिर्फ अपना दौरा पूरा किया, बल्कि रूस की आंखों में आंखें डालकर यूक्रेन के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया। We're announcing new assistance totaling more than $1 billion in this common effort. अमेरिका यूक्रेन को जो $100 करोड़ यानी 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगा, उसमें एक बड़ा हिस्सा हथियारों के रूप में होगा, जिनमें एब्रम्स टैंक और यूरेनियम हथियार भी शामिल हैं। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की खुफिया एजेंसी ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर यूक्रेन की मदद करने के आरोप लगे। दावा किया गया कि उन लोगों ने रूस से लड़ाकू विमानों के पुर्जे खरीदकर उन्हें यूक्रेन तक पहुंचाया, ताकि यूक्रेन की सेना उनकी मदद से रूस के लड़ाकू विमानों का तोड़ ढूंढ सके। रूस के मीडिया के मुताबिक हथियारों की तस्करी करने वाले उस गिरोह ने रूस में बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के पुर्जे खरीदे और उन्हें यूक्रेन पहुंचा दिया। लेकिन दावा किया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसने उस गिरोह के कई सदस्यों को दबोच लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में एक यूक्रेन का नागरिक भी शामिल है। रूस की खुफिया एजेंसी ने उन तस्करों के ठिकाने से हथियारों के 1000 से ज्यादा पुर्जे भी बरामद करने का दावा किया। इधर कोलकाता में पश्चिम बंगाल दिवस की तारीख बदलने के विरोध में बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस की तारीख बदलने का फैसला अपनी जिद की वजह से लिया, जिसके खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल के पास पहुंचकर विरोध जताया। और इसके लिए बंगाल विधानसभा में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आप इतिहास को भुला नहीं सकते, हम लोग भुला नहीं देंगे। इस मार्च में शामिल बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से ये गुजारिश की कि वो ममता सरकार के इस प्रस्ताव पर साइन न करें। और ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 20 जून को राजभवन में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पत्र लिखकर इस पर ऐतराज जताया और पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस 20 जून के बजाय 15 अप्रैल को मनाने की सिफारिश की, क्योंकि इसी दिन से बंगाल में नया साल शुरू होता है। हालांकि केंद्र सरकार के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल को तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश से अलग करने का फैसला लिया गया, इसलिए पश्चिम बंगाल के गठन की तारीख 20 जून 1947 मानी गई। लेकिन टीएमसी ने दलील दी कि इस विभाजन के दौरान हुए खून खराबे की वजह से इसकी तारीख बदलनी पड़ी और इसे बदलकर 15 अप्रैल करने के लिए ममता बनर्जी ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की पुलिस ने हैरान करने वाला एक बयान दे दिया। वहां के पुलिस अधिकारियों ने टिकटॉक चैलेंज को कारों की चोरियां बढ़ने की वजह बता दिया। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक उस चैलेंज की वजह से इस साल वहां कार चोरी के मामलों में 19% की बढ़ोतरी हो गई। पुलिस ने इसके लिए टिकटॉक पर मौजूद कुछ वीडियो को जिम्मेदार माना, क्योंकि इन वीडियो में यह दिखाया गया कि कारों को आसानी से कैसे चुराया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर कुछ वीडियो में बिना चाबी के कार चुराने के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कार चोरी के बढ़ते मामलों के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ के बाद पता चला कि कार चोरी की ये ट्रिक उन्होंने टिकटॉक वीडियो देखकर सीखी थी। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक कार चोरी के सिलसिले में पकड़े गए लोगों में आधे से ज्यादा 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं। पुलिस ने बताया कि टिकटॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए इन लड़कों ने वीडियो देखकर कई गाड़ियां चुराई। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की जेल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। वो कैदी हत्या के मामले का दोषी है, उस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन वो जेल से इस तरीके से भाग गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पेंसिल्वेनिया की उस जेल में वो कैदी 2 आमने सामने की नजदीक दीवारों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गया। उस जगह पर जेल का कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था और इसी का फायदा उठाकर वो कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। जैसे इसकी खबर जेल प्रशासन को मिली, अधिकारियों ने उसे पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में पुलिस की कई गाड़ियां उसकी तलाश में जुट गई। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक जेल से फरार होने के बाद वो 6 बार अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में भी नजर आया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। इधर मध्य प्रदेश के मंडला से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां जमीन विवाद में एक लड़के ने अपने चाचा पर गोली चला दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और उसी विवाद की वजह से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि आरोपी भतीजा अपने चाचा की जान का दुश्मन बन गया और उन पर गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका पुराना जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, जिसको लेके ये घटना कारित हुई है। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर जर्मनी से ऐसी खबर सामने आई जिसने वहां प्रशासन के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी, क्योंकि वहां की एक मशहूर झील में इतनी जहरीली काई जम गई कि उसे बंद करना पड़ गया। और सामने आए वीडियो में उस झील पर हरे रंग की वो जहरीली काई जमी नजर आई।
जिस झील में लोग स्विमिंग करते थे, तस्वीरों में वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखा क्योंकि प्रशासन ने झील को बंद कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि काई जमी उस झील का पानी अगर लोगों ने छू लिया तो उनकी त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है और अगर उसका पानी गलती से किसी ने पी लिया तो लिवर और किडनी की परेशानियां बीमार कर देंगी। कर्मचारियों के लिए झील को साफ करना आसान नहीं, इसलिए प्रशासन को अब तूफान का इंतजार है ताकि तेज हवाएं ही झील की काई को उड़ा ले जाएं। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक कब्र में 1000 साल पुरानी मम्मी मिलने से पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। अहम बात यह रही कि वो मम्मी शव को लिटाकर नहीं बल्कि बैठाकर बनाई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में उस मम्मी के हाथों और पैरों की हड्डियां सीधी ना होकर मुड़ी हुई दिखी। उसके आसपास मिट्टी के बर्तन रखे भी नजर आए। 1000 साल पुरानी इस मम्मी के साथ बर्तनों का पाया जाना पेरू में काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वहां की राजधानी लीमा की इस साइट पर पुरातत्व वैज्ञानिकों ने 2015 में खुदाई शुरू की थी और तब से किसी भी मम्मी के पास कभी बर्तन नहीं मिले। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल ठंडा नहीं पड़ रहा। अब तमिलनाडु के मदुरई में वहां के हिंदूवादी संगठन हिंदू मुन्नानी पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। संगठन के सदस्यों के मन में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ इतना गुस्सा भरा दिखा कि वो उनकी तस्वीरों पर चप्पल मारते और उन्हें फाड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की थी, मगर उसे हटाते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। पुलिस ने जब उनका रास्ता रोका तो हिंदू मुन्नानी पार्टी के लोग सड़क पर ही बैठ गए। मगर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ गुस्सा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं फूटा बल्कि बिहार में भी उनका विरोध किया गया। वहां की राजधानी पटना में बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के साथ पूरे के पूरे विपक्ष को घेर लिया और सनातन धर्म पर उंगली उठाने का अनोखा अंदाज में विरोध किया, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पटना के एक शमशान घाट ही पहुंच गए। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन समेत पूरे विपक्ष का एक पुतला बनाया और किसी शव की तरह उसका अंतिम संस्कार करते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा कि अगर सनातन धर्म के खिलाफ दिया गया बयान वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते शनिवार को डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने जिस कार्यक्रम में बयान दिया था उसमें सनातन धर्म के खात्मे की मांग उठाई गई थी। उस कार्यक्रम में बोलते हुए डीएम के नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ इस मांग को सही ठहराया था और उसे उखाड़ फेंकने की वकालत की थी। आरोप है कि उस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से कर डाली थी। डेंगू काய்ச்சல் मलेरिया कोरोना இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। इस बयान की वजह से उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। स्टालिन के बयान पर देश की सियासत गरमाई हुई है, जिस पर कांग्रेस ने अपना रुख बताया और उनके बयान से किनारा कर लिया। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की खराब सेहत की अटकलों के बीच वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद संभालने के संकेत दे दिए, जिसके बाद वहां के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो गई क्योंकि कमला हैरिस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन को खराब सेहत की वजह से अपना कार्यकाल पूरा करने में मुश्किल होती है तो वो राष्ट्रपति पद संभाल सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि बाइडेन एकदम स्वस्थ हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में। बाइडेन इसी साल नवंबर में 81 साल के हो जाएंगे। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में के आरोपियों को माफी देने की बात कह दी। अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद हिंसा भड़क गई थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने राजधानी वॉशिंगटन के कैपिटल हिल इलाके में जमकर तोड़फोड़ आगजनी की थी, जिसके बाद 1100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए थे, जिनमें कई आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद सजा भी सुना दी गई। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने 6 जनवरी 2021 के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया और सभी प्रदर्शनकारियों को माफ कर देने की बात कह दी। इससे पहले भी उन्होंने कैपिटल हिल हिंसा मामले के आरोपियों का पक्ष लिया था और अमेरिकी न्याय विभाग की आलोचना की थी। कैपिटल हिल हिंसा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी विद्रोह भड़काने, साजिश रचने और देश को धोखा देने के आरोप लगे थे। विवेक रामास्वामी ने यह बयान भी दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ट्रंप को माफ कर देंगे। उधर अमेरिका की एक कोर्ट ने सरकार को उन बैरियरों को हटाने के आदेश दे दिए जिन्हें मेक्सिको से अमेरिका में घुसने वाले लोगों को रोकने के लिए लगाया गया। वहां मेक्सिको और अमेरिका के बीच बहने वाली एक नदी पर कई किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई।
ताकि मेक्सिको से नदी के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों को रोका जा सके। टेक्सास के गवर्नर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव में अपनी छवि सुधारने के लिए शरणार्थियों को राहत देने का फैसला लिया और अगर जरूरत पड़ी तो वो इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शरणार्थियों के अमेरिका में आने से सबसे ज्यादा नुकसान टेक्सास की जनता को होगा, क्योंकि अगर नदी में लगे ये बैरियर हटा दिए गए तो मेक्सिको से लोगों का अमेरिका में घुसना बेहद आसान हो जाएगा। इधर खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से मुस्लिम देशों का संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी खुश नहीं है। OIC ने तालिबान को नसीहत दी कि महिलाओं को शिक्षा देने के इंतजाम जल्द से जल्द किए जाएं, जिसका जवाब देने में तालिबान ने भी देर नहीं की। तालिबान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सब्र रखने की सलाह दे दी। खबर है कि महिलाओं की शिक्षा समेत कई मुद्दों पर OIC को तालिबान से शिकायत है। इन्हीं मुद्दों पर तालिबान के नेताओं से बातचीत के लिए OIC की टीम काबुल पहुंची थी, लेकिन 3 दिन तक चली बातचीत बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई। माना जा रहा है कि तालिबान का अड़ियल रवैया इसकी सबसे बड़ी वजह रहा। तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता की बागडोर संभाले 2 साल हो चुके हैं। शरिया कानून के हिसाब से देश चलाने वाले तालिबान अब तक महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर अपनी छवि बदलने में नाकाम ही रहे हैं। उधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एयरपोर्ट पर यात्रियों के आराम करने के लिए स्लीपिंग कैप्सूल लगाए गए ताकि एयरपोर्ट पर विमानों का इंतजार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो और यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते वक्त इन स्लीपिंग कैप्सूल में आराम कर सकेंगे। इस स्लीपिंग कैप्सूल में यात्रियों के लिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी उन्हें जरूरत पड़ेगी। बताया गया कि फाइबर ग्लास से बने इन स्लीपिंग कैप्सूल में एक गद्दा, साफ चादरें, एयर कंडीशनिंग, टीवी और लाइटें लगी होंगी, जिससे इनका इस्तेमाल करते वक्त यात्री सुरक्षित और भरपूर आराम महसूस करें। इसमें 6 घंटे आराम करने के लिए $60 अमेरिकी यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 खर्च करने पड़ेंगे। इन्हें स्लीपिंग पॉड या नैप पॉड भी कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल जापान में झपकी लेने के लिए कम बजट और कम वक्त ठहरने के लिए बने कैप्सूल होटलों में किया जाता है। इधर शेयर बाजार में हुई जबरदस्त खरीदारी की वजह से शेयर बाजार मुनाफे के निशान पर बंद हुआ। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 385 अंकों की छलांग लगाकर 66,265 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 116 अंक उछलकर 19,727 पर बंद हुआ। इस दौरान कैपिटल गुड्स, बैंकिंग और रियल एस्टेट के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी मुनाफे में रहे। उधर अमेरिका के मैरीलैंड से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वीडियो में वहां का एक पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान एक महिला को किस करते हुए अपनी कार में ले जाता दिखाई दिया, जिसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने शेयर करते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग शुरू कर दी। क्योंकि अमेरिका के मैरीलैंड से सामने आए उस वीडियो में वो पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान उस महिला को पार्क के बीचों बीच किस करता दिखाई दिया। इसके बाद उसने उस महिला के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी कार के अंदर बैठाया और फिर खुद भी उसी कार के अंदर चला गया। इस वीडियो को मौजूद वहां किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये देखते ही देखते वायरल हो गया और उस पुलिस वाले पर एक्शन की मांग भी उठने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उस पर इतनी बुरी तरह भड़के कि मैरीलैंड पुलिस ने उस आरोपी पुलिस वाले को फौरन सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा उसके खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए। इस बीच पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी यूएन की संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई। साथ ही सभी देशों को इस खतरे से आगाह भी किया और साथ ही WHO ने सभी देशों से कोरोना के मामलों से जुड़ी जानकारियां शेयर करने की भी अपील की, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बार फिर यह महामारी तेजी से फैलने लगी है। WHO के मुताबिक यूरोप में कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, जबकि एशिया और खासकर पश्चिम एशियाई देशों में इससे मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। हालांकि यूएन की इस संस्था ने यह भी साफ कर दिया कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का कोई भी एक वेरिएंट ऐसा नहीं है जो तेजी से फैल रहा हो। WHO ने इसी साल मई में इस महामारी को ग्लोबल इमरजेंसी की कैटेगरी से हटा दिया था। उधर चीन के 2 मजदूरों ने रास्ते के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में तोड़फोड़ कर डाली। ये जानकारी चीन के शांसी प्रांत की पुलिस ने दी और बताया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में तोड़फोड़ के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक 38 साल का पुरुष और एक 55 साल की महिला शामिल है, जिन्होंने रास्ता बनाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में तोड़फोड़ कर डाली। चीन के शांसी प्रांत की पुलिस ने बताया कि दोनों मजदूरों को काम पर जाने के लिए लंबी चौड़ी दीवार पार करनी पड़ती थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने दीवार खोदकर शॉर्टकट बना दिया, जिसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में इतना चौड़ा रास्ता बन गया कि खुदाई करने वाली मशीन आर पार चली जाए। इससे जुड़ी तस्वीर भी आई। चीन के अधिकारियों को 24 अगस्त को खबर मिली थी कि दीवार को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद जांच शुरू हुई और दीवार में तोड़फोड़ करने वाले 2 मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए। इस बीच रूस ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की मदद से यूक्रेन की फौज को भारी चोट पहुंचाई। रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के लिमान में इस हमले को अंजाम दिया, जिसके लिए उसके जवान ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम लेकर लिमान के उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन के ठिकाने पर हमला बोलना था। जैसे ही रूस के जवान अपने टारगेट के करीब पहुंचे, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर को तैनात कर दिया। इसके बाद निशाना साधते ही रॉकेट लॉन्चर से एक साथ कई रॉकेट तेज धमाके के साथ टारगेट की तरफ उड़ गए।
इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा करने का बड़ा दावा किया। टीटीपी एक आतंकी संगठन है। उसने दावा किया कि उसके हजारों लड़ाकों ने चित्राल जिले को चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। माना जा रहा है कि अब टीटीपी पाकिस्तान के कई दूसरे इलाकों की तरफ भी बढ़ सकता है और जल्द ही उसके कब्जे में पाकिस्तान के कई हिस्से आ सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी संगठन अपने रास्ते में आने वाले पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुन कर मारता है। उसने पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना और वहां की पुलिस पर हमले किए हैं, लेकिन इस बार तो उसने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर ही कब्जा करने का दावा कर दिया। टीटीपी के मुताबिक इस हमले से डरकर पाकिस्तान की सेना ने उसके लड़ाकों के आगे घुटने टेक दिए और इस दौरान टीटीपी ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मारने और करीब 100 जवानों को बंधक बना लेने का भी दावा किया। टीटीपी के मुताबिक उसके हजारों लड़ाकों ने चित्राल जिले को घेर लिया, जिससे घबराकर पाकिस्तान की सेना ने हार मान ली और इस तरह उसने अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक बसे खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान के मीडिया को चित्राल में टीटीपी के हमले से जुड़ी खबरें न दिखाने का निर्देश दिया गया। टीटीपी ने बाद में यह भी दावा किया कि इस जिले के ज्यादातर लोग उसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से ऊब चुके हैं। एक दिन पहले ही इस आतंकी संगठन के लड़ाकों ने कब्जे का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने सेना के कई कैंपों को निशाना बनाया, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान की सेना और पुलिस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसका इरादा न सिर्फ चित्राल पर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जा करने का है। और इसीलिए टीटीपी के लड़ाके बार बार पाकिस्तान के इस प्रांत को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक है और अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान पाकिस्तान के इस हिस्से को अपना बताते हैं। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच तनातनी भी रहती है। कहा जाता है कि तालिबान सरकार इस काम में टीटीपी के लड़ाकों की पूरी मदद करती है ताकि वो उसका सपना पूरा कर सके। यही नहीं, इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और वहां शरिया कानून लागू करवाना है। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अरब लड़ाकों और अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लड़ाई में आईएसआईएस के आतंकियों की एंट्री की खबर है। बताया गया कि अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने आईएसआईएस के आतंकियों को जंग में उतार दिया है। एसडीएफ सीरिया का एक विद्रोही गुट है जो कई साल से वहां की सरकार से जंग लड़ रहा है। इस गुट में कई विद्रोही गुट शामिल हैं और अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था। लेकिन 27 अगस्त को संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद एसडीएफ में फूट पड़ गई थी, जिसके बाद उसमें शामिल गुट आपस में ही लड़ने लगे। इसी बीच अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने बड़ी संख्या में आईएसआईएस के आतंकियों को जंग के मैदान में उतार दिया। ये वो आतंकी हैं जिन्हें सीरिया में अमेरिका की सेना ने एसडीएफ के साथ मिलकर पकड़ा था, जिन्हें अरब लड़ाकों से लोहा लेने के लिए एसडीएफ ने जंग के मोर्चे पर तैनात कर दिया। मतलब अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ ने अरब लड़ाकों के खिलाफ आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन आतंकियों को सीरिया के देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने की खबर है जहां अरब लड़ाके एसडीएफ के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। सीरिया के अल हस्का प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रात के वक्त एसडीएफ की कई बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से गुजरती दिखाई दी। सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि उन गाड़ियों में आईएसआईएस के आतंकी थे, जिन्हें अरब लड़ाकों के खिलाफ देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने के लिए ले जाया गया जहां वो पिछड़ते जा रहे हैं। इस बीच एसडीएफ ने सीरिया के देर जोर प्रांत में के कई गांवों को अरब लड़ाकों से छुड़ाने का दावा कर दिया, जबकि कुछ रोज पहले ही अरब लड़ाकों ने उन गांवों से एसडीएफ लड़ाकों को खदेड़ने और वहां कब्जा करने का दावा किया था, जिसके बाद से वहां एसडीएफ और अरब लड़ाकों के बीच भीषण जंग छिड़ी थी। कई दिनों की जंग के बाद कुर्द समुदाय के दबदबे वाले विद्रोही गुट एसडीएफ ने देर जोर प्रांत के उन गांवों पर दोबारा कब्जा करने का दावा किया जहां अरब लड़ाकों ने अपने पैर जमा लिए थे। उसका दावा है कि देर जोर में चलाए गए इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अरब लड़ाकों की मौत हो गई। और एसडीएफ की तरफ से यह भी दावा किया गया कि देर अज़ोर प्रांत से अरब लड़ाकों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया, जबकि सीरिया का देर जोर प्रांत अरब लड़ाकों का गढ़ माना जाता है
और 27 अगस्त को एसडीएफ के खिलाफ बगावत करने के बाद अरब लड़ाकों ने इस प्रांत के कई हिस्सों और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया था। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया के देर अज़ोर प्रांत से कुर्दों के दबदबे वाले विद्रोही गुट एसडीएफ के लड़ाके अरब लड़ाकों के परिवार वालों को वहां से भगाने और गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे। अरब लड़ाकों का संगठन देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल एसडीएफ का ही हिस्सा था, लेकिन इस संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद इसके लड़ाके भड़क गए, जिसके बाद सीरिया की सरकार के खिलाफ कई साल से जंग लड़ रहे विद्रोही गुट एसडीएफ में फूट पड़ गए। अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ बगावत का झंडा उठा दिया। तभी से इन गुटों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। सीरिया का देर अज़ोर प्रांत अरब लड़ाकों का गढ़ है, लेकिन एसडीएफ ने पूरे प्रांत से उन्हें खदेड़ने का दावा किया। यही नहीं, तुर्की के मीडिया के मुताबिक अरब लड़ाकों को खदेड़ने के बाद एसडीएफ के लड़ाके उनके परिवार वालों को भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आरोप है कि देर अज़ोर प्रांत के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में मौजूद अरब लड़ाकों के गांवों को खाली कराने के लिए एसडीएफ के लड़ाके वहां बमबारी कर रहे हैं। तुर्की का दावा है कि एसडीएफ के हमले से डरकर अरब लड़ाकों के कई गांव खाली हो चुके हैं। इधर सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोही गुट एसडीएफ के खिलाफ जंग लड़ रहे अरब लड़ाकों की मदद करने का ऐलान कर दिया। सीरिया की सरकार को रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि अमेरिका की मदद से एसडीएफ ने पिछले कई साल से बशर अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ रखी है। और अरब लड़ाकों का संगठन देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फूट पड़ने की वजह से एसडीएफ कमजोर पड़ गया, जिसे सीरिया की बशर अल असद की सरकार ने एक मौके की तरह लिया। रूस के मीडिया ने यह दावा किया कि कमजोर पड़ते एसडीएफ को सीरिया से उखाड़ फेंकने के लिए बशर अल असद की सरकार ने अरब लड़ाकों को मदद देने का ऐलान कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके पीछे रूस और ईरान की सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये दोनों मुल्क अमेरिका को किसी भी कीमत पर सीरिया में ताकतवर नहीं होने देना चाहते। इसीलिए सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुट एसडीएफ के खिलाफ लड़ रहे अरब लड़ाकों को समर्थन देने के साथ उन्हें हथियारों से लैस करने की भी हुंकार भर दी। और अरब लड़ाकों से पिछले कई दिनों से जंग लड़ रहा एसडीएफ एक विद्रोही गुट है, जिसे अमेरिका ने सीरिया में छिड़े गृह युद्ध में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गुटों को मिलाकर खड़ा किया था। इसका मकसद रूस और ईरान के समर्थन वाली सीरिया की सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे खड़ा करने के पीछे अमेरिका का असली मकसद सीरिया के तेल कुओं पर कब्जा करना था। तेल के ये भंडार इराकी सीमा के पास पूर्वी सीरिया के देर अज़ोर और उससे लगने वाले इलाकों में मौजूद है। लेकिन 2010 में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद तेल के उन कुओं पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया था। दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुटों को मिलाकर 2015 में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खड़ा किया था। कुर्द लड़ाकों के दबदबे वाले इस संगठन में सीरिया, अरब, तुर्की और चेचनिया के लड़ाकों के कई गुट शामिल हैं, जो पिछले कई साल से बशर अल असद की सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सीरिया का आरोप है कि एसडीएफ की मदद से अमेरिका उसके पूर्वी हिस्से में मौजूद तेल कुओं पर कब्जा कर चुका है। इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते दिखाई दिए। बड़ी खबर, ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी चीन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके भारी भरकम टैंक ताइवान की सीमा के नजदीक उसके फुजियान प्रांत की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ताइवान की घेरेबंदी के लिए चीन की सेना ने ये टैंक उसकी सीमा के पास फुजियान प्रांत भेज दिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और हर वक्त उस पर कब्जे की फिराक में रहता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को घेरने के लिए चीन उत्तर कोरिया की मदद लेने वाला है। 9 सितंबर को उत्तर कोरिया के फाउंडेशन डे के मौके पर दोनों देश शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही चीन की सेना की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो की वजह से ताइवान की सांसें अटक गईं, क्योंकि इस वीडियो में चीन की सेना के भारी भरकम टैंक फुजियान प्रांत की तरफ तेजी से बढ़ते दिखे और दावा किया गया कि चीन की सेना उन 2 शहरों की ओर बढ़ रही है जो ताइवान के नजदीक है। चीन के खतरे की वजह से ताइवान पहले ही अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। और इसी बीच खबर आई कि चीन की सेना अपने उन शहरों की ओर बढ़ रही है जो ताइवान के नजदीक है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया, जिसमें चीन के कई टैंक आगे बढ़ते नजर आए। ये वीडियो चीन की सेना ने जारी किया। चीन का फुजियान प्रांत ताइवान बॉर्डर के नजदीक है। माना जा रहा है कि सारे टैंक वहीं तैनात होंगे। वैसे कुछ दिन पहले ही चीन ने अपने जहाज ताइवान के नजदीक भेज दिए थे और अब उसकी सेना चीन ताइवान सीमा पर ताकत बढ़ाने में जुट गई, जो ताइवान के लिए खतरे की घंटी है। इस बीच खबर है कि उत्तर कोरिया के 75वें फाउंडेशन डे पर चीन के वाइस प्रीमियर के अलावा कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। अमेरिका और उत्तर कोरिया में जारी तनाव के बीच इसे उत्तर कोरिया का बड़ा कूटनीतिक दांव माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इस दिन वो केवल चीन से अपनी गहरी दोस्ती की नुमाइश ही नहीं करेगा, बल्कि अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें भी दुनिया को दिखाएगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों का भी प्रदर्शन कर सकता है। हर साल 9 सितंबर को उत्तर कोरिया में फाउंडेशन डे मनाया जाता है और इस दिन प्योंगयांग में मिलिट्री की परेड भी निकाली जाती है। इस दौरान चीन के वाइस प्रीमियर समेत चीन के दर्जन भर अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे।
इससे पहले खबर आई थी कि किम जोंग उन मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन इस बार फाउंडेशन डे पर केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ बड़ी ताकतों की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश में लगे हैं। उधर रूस ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की मदद से यूक्रेन की फौज को भारी चोट पहुंचाई। रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के लिमान में इस हमले को अंजाम दिया, जिसके लिए उसके जवान ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम लेकर लिमान के उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन के ठिकाने पर हमला बोलना था। जैसे ही रूस के जवान अपने टारगेट के करीब पहुंचे, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर को तैनात कर दिया। इसके बाद निशाना साधते ही रॉकेट लॉन्चर से एक साथ कई रॉकेट तेज धमाके के साथ टारगेट की तरफ उड़ गए। रूस की तरफ से दागे गए रॉकेट यूक्रेन के ठिकाने पर पहुंचते ही जमीन पर गिरने लगे और वहां तेज धमाके होते नजर आए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के हथियारों के गोदाम के साथ साथ कई बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गई। इस बीच फ्रांस ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से ड्रोन दागा। इसके साथ ही फ्रांस, अमेरिका और इजराइल के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया जिसके पास ऐसा करने की ताकत है, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से ड्रोन दागकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। पनडुब्बी से ड्रोन दागे जाने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें समंदर में एक बड़ी पनडुब्बी नजर आई। इसके बाद धीरे धीरे वो पनडुब्बी पानी के अंदर जाती दिखी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। इसके कुछ ही सेकंड बाद पानी के ऊपर एक ड्रोन नजर आया और अचानक उड़ने लगा। ये ड्रोन पानी के अंदर गई पनडुब्बी से ही छोड़ा गया था। अमेरिका और इजराइल के बाद पनडुब्बी से ड्रोन दागकर फ्रांस ऐसा करने वाला तीसरा देश हो गया। साथ ही समंदर में उसकी जंग लड़ने की ताकत भी बढ़ गई, क्योंकि ड्रोन की मदद से वो पनडुब्बी के जरिए एक बड़े दायरे में भी हमलों को अंजाम दे सकेगा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस ओलंपिक से रूस का झंडा हटाने की मांग कर डाली। मैक्रों ने ओलंपिक गेम्स करने वाली संस्था IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से गुजारिश की कि अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में रूस के साथ ही बेलारूस को हिस्सा लेने की इजाजत न दी जाए, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों का मानना है कि यूक्रेन पर किए पुतिन के हमले के बाद रूस को ओलंपिक खेलों में शामिल करना दुनिया को गलत संदेश देगा। इससे पहले IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख ने भी ये इशारा किया था कि अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में रूस और बेलारूस के झंडे नहीं दिखेंगे। हालांकि उनका कहना था कि इन दोनों देशों के खिलाड़ी बगैर अपने देश के झंडों के पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकेंगे। मतलब रूस और बेलारूस दोनों ही आधिकारिक तौर पर पेरिस ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं होंगे। इससे पहले भी रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बैन लगाया जा चुका है और मैक्रों के बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अब उन्हें ओलंपिक खेलों में भी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इधर सोशल मीडिया पर फिर एक बार पाकिस्तान की कंगाली का मजाक बन गया, क्योंकि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक दिन पहले खेले गए एशिया कप के मैच के दौरान उस स्टेडियम की एक फ्लड लाइट अचानक बंद पड़ गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान की सरकार और वहां के क्रिकेट बोर्ड को निशाने पर ले लिया और पाकिस्तान की कंगाली पर जमकर तंज कसा, क्योंकि वहां जारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान बिजली कट गई और मैदान का एक हिस्सा करीब 15 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। और जैसे ही ये हुआ, मैदान में मौजूद कैमरे उसी लाइट की तरफ घूम गए, जिसके बाद पाकिस्तान की किरकिरी होनी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान की कंगाली का जमकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान की तंगहाली पर चुटकी लेते हुए ये तक कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप कराने से पहले अपने स्टेडियमों के बिजली के बिल भर देने चाहिए थे, ताकि पूरी दुनिया के सामने इस तरह से उसकी बेइज्जती न होती। और इसी कंगाली से बेहाल पाकिस्तान ने अब एशिया कप के मैचों को पाकिस्तान से शिफ्ट करने का हर्जाना मांग लिया। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर एशियन क्रिकेट काउंसिल से नुकसान की भरपाई की मांग की गई और साफ कहा कि एशिया कप के मैच श्रीलंका में करवाए जाने की वजह से पाकिस्तान को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। एशिया कप के सारे मैच पहले पाकिस्तान में कराए जाने की योजना थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप के मैच श्रीलंका में करवाए गए। हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान ने इस फैसले पर ऐतराज जताया था, लेकिन अब तो उसने नया आरोप लगा दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैच पाकिस्तान से हटाने का फैसला बाकी सदस्यों को भरोसे में लिए बिना ही ले लिया। इस चिट्ठी के सामने आते ही कंगाली, महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल पाकिस्तान की छटपटाहट एक बार फिर सामने आ गई। इधर राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। वहां मोटरसाइकिल और स्कूटर से भरे एक कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिसकी लपटें दहशत पैदा करती नजर आईं। और सामने आए उस वीडियो में धधकती आग काफी ऊपर तक उठती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर से भरा वो कंटेनर कुछ ही देर में जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि उस कंटेनर के पिछले हिस्से से भीषण लपटें निकलती नजर आईं, जिन्होंने उस कंटेनर के ड्राइवर को खतरे में डाल दिया। जिसके बाद आनन फानन में उसने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे उस कंटेनर में रखे कई स्कूटर जलकर राख हो गए। वहीं सूचना मिलने पर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और पानी की बौछार कर आग बुझाते दिखे। झुंझुनू में यह हादसा उस वक्त हुआ जब उस कंटेनर से बिजली का एक तार छू गया।
उधर यूक्रेन दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की क्षमता पर सवाल उठा दिए। जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये लड़ाई केवल यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों और रूस की है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर इसलिए हमला किया क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन जंग शुरू हुई तो नेटो की सेना ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। यही नहीं, यूक्रेन ने बार बार जताया कि पश्चिमी देशों की मदद काफी नहीं है। एंटनी ब्लिंकन के यूक्रेन दौरे पर उसके मन की खटास फिर सामने आई, क्योंकि वहां के विदेश मंत्री ने ब्लिंकन के सामने ही पश्चिमी देशों की क्षमता पर सवाल उठा दिया। The question is, if the West cannot win in this war, then what is the war that the West can win? जंग के दौरान यूक्रेन ने नेटो का हिस्सा बनने की खूब कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया, जबकि उसके बाद आवेदन करने वाला फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस की सेना पर हमले का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उनके सैनिकों ने ड्रोन की मदद से रूस के एक बेहद आधुनिक और ताकतवर टैंक को तबाह कर दिया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें उस टैंक में जोरदार विस्फोट होता नजर आया। धमाके के साथ ही उस टैंक के ऊपर आग का एक विशालकाय गोला बन गया। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस हमले के बाद उस टैंक में मौजूद सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके सैनिकों ने उस ड्रोन हमले में रूस के सबसे ताकतवर टैंकों में एक T-72 को तहस-नहस कर दिया और उसमें मौजूद रूस के सभी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया गया। हालांकि यूक्रेन की ओर से ये नहीं बताया गया कि यह हमला उनके सैनिकों ने यूक्रेन के किस इलाके में और कब किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े नेटो देश पोलैंड में एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाने की तैयारी शुरू कर दी। खबर के मुताबिक पोलैंड और अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसके तहत अमेरिकी कंपनी पोलैंड में एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। जंग के बीच ये खबर रूस को चौंका देने वाली है, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अमेरिका के इस खतरनाक हथियार ने अपनी ताकत पुतिन की फौज को दिखा दी थी। जैवलिन का इस्तेमाल बेहद आसान है, क्योंकि इसे आसानी से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। साथ ही इससे निकली मिसाइल ताकतवर टैंकों को भी आसानी से बर्बाद कर सकती है, जैसा कि जंग की शुरुआत में ही रूसी टैंकों के साथ हुआ भी था। और अब इसी घातक हथियार को पोलैंड में ही बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, पोलैंड और रूस के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में पोलैंड भी रूस का निशाना बन सकता है। उधर नेटो ने यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में ड्रोन का मलबा मिलने के बाद इसे जानबूझकर किया गया हमला मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले यूक्रेन ने यह आरोप लगाया था कि रोमानिया में यह हमला रूसी सेना ने जानबूझकर किया था, क्योंकि जंग में ज़ेलेंस्की की सेना की मदद करने पर पुतिन यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया पर भड़के हुए थे और इसीलिए उनकी सेना ने काला सागर के रास्ते रोमानिया के एक इलाके में ड्रोन से अटैक किया था। हालांकि शुरू में रोमानिया ने रूसी ड्रोन गिरने के दावे को गलत बताया था, लेकिन जब उसका मलबा मिला तो नेटो की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि यह हमला रूसी सेना ने जानबूझकर नहीं किया था। इसका मतलब है कि नेटो ये मान रहा है कि पुतिन की सेना ने गलती से यह ड्रोन रोमानिया में भेज दिया, क्योंकि नेटो का सदस्य देश रोमानिया यूक्रेन का पड़ोसी है और उसकी सीमा भी काला सागर से लगती है, जहां से रूसी सेना इन दिनों यूक्रेन के कई इलाकों में जोरदार हमले करने में जुटी है। इस बीच पोलैंड के सेना प्रमुख ने पुतिन की तुलना एक गैंगस्टर से करते हुए नेटो से रूस के खिलाफ और जोरदार हमले करने की अपील की। उनके मुताबिक पुतिन आए दिन एक गैंगस्टर की तरह परमाणु हमले की धमकी देते हैं, जिसका उतनी ही सख्ती से जवाब देने की जरूरत है। पोलैंड के सेना प्रमुख रायमुन अंद्रिजात ने नेटो को सलाह दी कि उसे पुतिन की धमकी का जवाब देने के लिए रूस के आसपास ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ाने चाहिए और ये ऐसे विमान होने चाहिए जो परमाणु हथियारों से लैस हो। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया पर भी जमकर निशाना साधा। कुछ रोज पहले ही ऐसी खबरें आई थीं कि किम मॉस्को में पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जहां दोनों के बीच हथियारों की डील हो सकती है। लेकिन रायमुन अंद्रेजात ने उत्तर कोरिया का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि वो इतना मजबूत ही नहीं है कि रूस की मदद कर सके। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति का 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार किया गया, जिनमें हीरे और सोने से बने मुकुट, माला, चूड़ियां और बांसुरी समेत चांदी के बर्तन भी शामिल हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ग्वालियर के गोपाल मंदिर लाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस के कई जवान 100 करोड़ के गहनों को मंदिर परिसर में लाते नजर आए, जिनसे जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार किया गया। इस बीच दर्शन के लिए वहां भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। बताया गया कि गोपाल मंदिर की स्थापना साल 1921 में तब के ग्वालियर घराने के महाराज माधोराव सिंधिया ने करवाई थी। साथ ही 100 करोड़ के कीमती जेवरात भी बनवाए थे, जिन्हें बैंक के लॉकर में रखा जाता है और हर साल जन्माष्टमी के मौके पर श्रृंगार के लिए मंदिर लाया जाता है। इस बीच बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ कर करीब 40 किलो गांजा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजे के पैकेट को एक कार में छिपाकर उत्तर प्रदेश से बिहार के गोपालगंज ले जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाकर अवैध गांजा जब्त कर लिया। साथ ही जिस गाड़ी में छिपाकर गांजा रखा गया था उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। गांजा तस्कर
पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस ने उस गाड़ी से 40 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। गाड़ी से गांजे की तस्करी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। उधर खबर है कि चीन तक नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए रूस एक नई पाइपलाइन बनाने का काम जल्द शुरू करेगा। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही यूरोप के देश रूस की नेचुरल गैस लेने से इनकार कर चुके हैं और रूस को नए ग्राहकों की जरूरत है। कच्चा तेल बेचने के लिए तो रूस पहले ही भारत और चीन को ग्राहक बना चुका है, लेकिन जल्द ही वो नेचुरल गैस भी चीन को पहुंचाना शुरू कर देगा, जिसके लिए एक नई पाइपलाइन बनाने का काम अगले महीने शुरू कर दिया जाएगा। ये पाइपलाइन रूस के साइबेरिया से शुरू होगी, जो मंगोलिया के बॉर्डर के समानांतर चलती हुई चीन के उत्तर पूर्वी छोर तक पहुंचेगी। इस पाइपलाइन का नाम पावर ऑफ साइबेरिया 2 होगा, जिसके जरिए रूस की नेचुरल गैस सीधा चीन पहुंच जाएगी। रूस से चीन पहुंचने वाली पावर ऑफ साइबेरिया नाम की एक ऐसी ही पाइपलाइन पहले से मौजूद है, जिसके जरिए चीन 2019 से रूस की नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहा है। माना जा रहा है कि मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के वक्त इस पाइपलाइन पर सहमति बन गई थी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहे आर्मेनिया पर रूस बुरी तरह भड़क गया। रूस ने आर्मेनिया के इस फैसले को तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। एक रोज पहले आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि उनकी सेना अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करेगी, जिसके बाद रूस उस पर भड़क गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ने अमेरिका और आर्मेनिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को चिंता बढ़ाने वाला और तनाव पैदा करने वाला बता दिया। अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। दोनों देशों ने 11 से 20 सितंबर के बीच सैन्य अभ्यास करने का प्लान भी बना लिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईगल पार्टनर 2023 नाम से होने जा रहे इस सैन्य अभ्यास में 85 अमेरिकी कमांडो और आर्मेनिया के 175 सैनिक हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास की खबर जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लगी, खबर है कि वो गुस्से से तमतमा गए। उधर पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में कोर्ट के एक फैसले ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। वहां की कोर्ट के इस फैसले से वहां राष्ट्रपति की जीत पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को बड़ा झटका लगा। नाइजीरिया की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव को अमान्य घोषित करने वाली विपक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इसी साल 25 फरवरी को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए थे, लेकिन मार्च महीने में नतीजा आने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनाव में गड़बड़ी की गई थी। विपक्ष का आरोप था कि राष्ट्रपति बोला टिनुबू की पार्टी एसीपी यानी ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस ने कई जगहों पर धोखाधड़ी से जीत हासिल की। चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग करते हुए वहां की सभी विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट में अपील कर दी। हालांकि करीब 8 महीने बाद कोर्ट ने फैसला राष्ट्रपति के पक्ष में सुनाया और चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष करार दिया। 20 करोड़ आबादी वाले नाइजीरिया में करीब 9 करोड़ वोटर हैं। इनमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बोला टिनुबू को करीब 88 लाख वोट मिले थे। इस बीच अफ्रीकी देश नाइजर में जबरदस्त विरोध के बीच फ्रांस अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार करने लगा। ये दावा रूस की एक वेबसाइट ने किया, जिसमें दावा किया गया कि फ्रांस पर नाइजर से अपनी सेना हटाने का दबाव बढ़ गया है और कुछ दिनों में तो वहां से अपने कुछ सैनिकों को हटा भी लेगा। यानी रूस की वेबसाइट इनसाइडर पेपर की माने तो अफ्रीकी देश नाइजर में फ्रांस की सेना की वापसी होने वाली है। वैसे नाइजर में कई महीनों से इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है और हजारों की संख्या में लोग वहां फ्रांस की सेना के ठिकानों के नजदीक इकट्ठा हो गए। यही नहीं, फ्रांस पर नाइजर से अपने राजदूत को वापस बुलाने का दबाव भी बढ़ा, लेकिन फ्रांस ऐसा करने के मूड में नहीं दिखा। रूस की वेबसाइट के नए दावे ने संकेत दिए कि नाइजर में फ्रांस कमजोर पड़ रहा है और वहां से उसके हजारों सैनिकों की वापसी हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां गुब्बारों से बंधा पाकिस्तान का झंडा मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने उस झंडे को जब्त कर लिया, क्योंकि इस झंडे के मिलने से वहां के लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि हरे और सफेद रंग के गुब्बारों से बंधा पाकिस्तान का झंडा सुनेतर गांव से मिला, जो भारत पाकिस्तान की सीमा से करीब 65 किलोमीटर दूर है, जहां के खेतों में ये झंडा पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। वहां रहने वाले लोगों को लगने लगा कि ये झंडा पाकिस्तान से भेजा गया, जिसके पीछे उन्हें पाकिस्तान की कोई साजिश होने का डर सताने लगा, क्योंकि बॉर्डर के पास कई बार इससे पहले भी गुब्बारों वाली शरारत की गई थी। इसीलिए लोगों ने फौरन इसकी जानकारी वहां की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लिया और उससे जुड़ी कड़ियां तलाशने लगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी एक बच्चे की जमकर पिटाई करता नजर आया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बताया गया कि वहां के सदर बाजार में उस आदमी ने एक दुकान के सामने अपनी कार पार्क कर दी, जिसका विरोध दुकानदार के बच्चों ने किया और इसी बात पर गुस्से से आग बबूला होकर उस आदमी ने बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। वहां से सामने आए वीडियो में एक आदमी अपनी कार को एक दुकान के सामने पार्क करता नजर आया, जिसके बाद उस दुकान से लगे एक घर से 2 बच्चे निकलते दिखे। इसके बाद उन बच्चों ने उस आदमी को वहां गाड़ी खड़ी करने से मना किया, लेकिन वो आदमी उन बच्चों के साथ बहस करने लगा और थोड़ी देर में उसने उनमें एक बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। इस बीच आरोपी के साथ खड़ी महिला ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो बच्चे को बुरी तरह पीटता रहा। इधर G20 में भारत की अध्यक्षता में हो रहे शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत ने कई उपलब्धियां हासिल कर ली। भारत ने मोटे अनाज को मान्यता दिलाई तो G20 CSR सम्मेलन शुरू कराया।
डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए डीपीआई पर दुनिया के देशों के बीच सहमति बनाने में भी भारत सफल रहा। भारत ने हर साल होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किए गए डॉक्यूमेंट में भी भारत के दिए सुझावों का दबदबा रहा। सभी देशों ने सर्वसम्मति से उन सुझावों को माना जो भारत की तरफ से दिए गए थे। इसमें आतंकवाद से लड़ना और पूरी दुनिया में बढ़ रही अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मिलकर लड़ने का सुझाव शामिल है। वहीं केंद्र सरकार के मिशन यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का असर दिखने लगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल एयर क्वालिटी के आधार पर शहरों की रैंकिंग तैयार करने का फैसला किया था। आंकड़ों के आधार पर सरकार का दावा है कि 130 शहर इस रैंकिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की। इस सर्वे में आगे रहने वाले शहरों को कैश अवार्ड के अलावा पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। शहरों की रैंकिंग CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तैयार की है। ये अवार्ड देने के लिए शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में 3 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया। तीसरी कैटेगरी में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों को रखा गया। इनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले कैटेगरी में पहला नंबर मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला, जिसमें 200 में 187 अंक दिए गए। दूसरे नंबर पर यूपी का शहर आगरा रहा और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के ठाणे को जगह। इस बीच खबर है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन की तारीफ की। फॉक्सकॉन के चीफ ने यह बात मीडिया से बात करते हुए की और ये साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया स्कीम की वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ। फॉक्सकॉन जल्द ही भारत में भी सेमीकंडक्टर बनाने की योजना बना रही है। सेमीकंडक्टर चिप ऐसी चिप होती है जो मोबाइल फोन से लेकर स्मार्टफोन तक और वॉशिंग मशीन से लेकर कार तक में इस्तेमाल होती है। सरकार का दावा है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में भारत मेक इन इंडिया मिशन के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बचेगी ना गंगा गुरैया बचेगी न मोहन की गैया बचेगी। स्वदेशी के जब से विदेशी के धन से न पिंजरे की सोनल चिड़ैया बचेगी। सौगात की एक बात कही आर्य ने, किए जा रहे तुम तो जंगल सफाया, न छतनार छितुवन की छैया बचेगी। बचेगी न इज्जत कोई कुछ भी कर ले, बचेगी तो बस थू थू थैया बचेगी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।